आपको बताएं, घंटी बज गई, तालीमी इदारे खुल गए, मौज मस्तियां खत्म, पढ़ाई शुरू। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद तुलबा स्कूल पहुंचे। हाजिरी मामूल से कम रही। बीस्टर स्कूल्स और कॉलेजेस में हाजिरी 10% रही। स्कूल आने वाले बच्चे दोस्तों के गैर हाजिर होने पर मायूस दिखाई दिए। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। मौज मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। ईद उल फितर की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर के स्कूल्स खुल गए। स्कूल का पहला दिन होने के बाइस तलबा की हाजिरी मामूल से कम रही। असातिज़ा के मुताबिक बच्चों की गैर हाजिरी की वजह इजाफी छुट्टियां और गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश है। इस मरतबा जो है वो बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है। 3 छुट्टियां गुजारने के बाद 2 छुट्टी एक्स्ट्रा मिली, लेकिन बच्चे इंजॉय करके दावतों में जाके थक चुके होते हैं और फिर लास्ट डे संडे वाले दिन जो बहुत खुशगवार मौसम था, बारिश हुई है जिसकी वजह से बच्चों ने और इन्जॉय किया और काफ़ी थकन की वजह से वो स्कूल में अटेंडेंस बहुत कम है। ईद के बाद आज फर्स्ट डे है तो अभी तो बच्चे कम ही आ रहे हैं, अभी कम है काफ़ी। स्कूल आने वाले बच्चे अपने दोस्तों की गैर हाजिरी पर मायूस दिखाई दिए। मैं 3 ईद की छुट्टियां करके आया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त नहीं थे इसलिए मैं उदास हूँ। 5 दिन की छुट्टियों के बाद आई हूँ, मेरे दोस्त वगैरह नहीं आए, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे 10 से 14 अप्रैल तक ईद उल फितर की तातील के बाइस बंद किए गए थे और बेशतर स्कूलों में आज हाजिरी महज 10% रही। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ फरहान खान, सिटी 21। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे बारिशों के बाद पैदा होने वाले असरात की। कोरंगी अलावाला टाउन में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है, जिसके बायस सड़क के दिनों ट्रैफिक मुतासिर है। शहर फुटपाथ से गाड़ियां गुजारने पर मजबूर हैं। आगाह कर रहे हैं फरहान खान। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी अवल रहमत शहर कायद के शहरियों के लिए जहमत बनती नज़र आ रही है। इस वक्त मैं कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के एंट्रेंस के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन शाजिर आपको दिखाएं तो सड़क के दोनों ट्रैक जो है इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। पानी के नकासियाब ना होने के बाद दोनों ट्रैक इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि इस अगब का मैं आपको ट्रैक दिखाऊँ तो ये भी पानी से मुकम्मल भरा हुआ है। शहरी बड़ी मुश्किल के साथ सोच समझ के जो है वो गुजरने पर मजबूर है, जबकि मैं इस तरफ का आपको ट्रैक दिखाऊँ तो ये भी जो है वो मुकम्मल इस वक्त पानी से भरा हुआ है। बाइक सवार हो, गाड़ी सवार हो या मोटरसाइकिल हो, दोनों ही जो बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजरने पर मजबूर है। इस वक्त आप देखें तो फैमिली भी इस वक्त यहाँ से जा रही थी बाइक के ऊपर, जो कि डर डर के पानी से गुजरने पर मजबूर हैं कि कहीं गिर ना जाए, हादसा का शिकार ना हो जाए। इस तरह के शहरी भी हमारे हमारा मौजूद है, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइएगा सर, ये किस तरीके की नाअहली है हमारी हुकूमत की कि पानी की नकासियाब का अमल जो है वो फ़ौरन नहीं किया जाता। इस वक्त दोनों ट्रैक मुकम्मल भरे हुए हैं और शहरी बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। जी, ये जब भी बारिश होती है यही अपना परेशानी हो जाती है। तो वो क्या नाम कहते हैं, आगे भी सारा पानी होता है, तो ये मसला हल नहीं होता। ये मसला हल हो जाए तो मुझे बताइएगा कि एक तो पानी जमा हुआ है और दूसरा जो है वो पानी की जमा होने की वजह से रोड भी टूटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से समझ के लोग जो वो किनारे से निकलने के गिर ना जाए, हादसा का शिकार बन जाए। यही पानी भर जाता है, रोड टूटा हुआ है, यही पानी भर जाता है। हर बारिश में यही हाल होता है, तो ये मसला हल हो जाए, गवर्नमेंट हल कर दे तो बड़ी। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो यही अपील करते हैं कि मसले को जो है वो हल किया जाए। हर साल नहीं, जब भी यहाँ पे बारिश होती है अल्लाहवाला टाउन की सड़कें जो है वो ज़ेर आब आ जाती हैं। इस वक्त भी जो है वो दोनों ट्रैक पानी से मुकम्मल भरे हुए हैं। शहरी बड़े बचाव के साथ किनारे से गुजरने पर मजबूर है, जबकि हादसा का भी जो वो खदशा है। इंतज़ामिया से ये अपील की जाती है कि जल्द अज जल्द जो वो सड़कों पर जो वो नकासियाब का अमल को जो वो तेज़ किया जाए और ज़ेर आब सड़कों को जो वो जल्द अज जल्द जो वो साफ़ किया जाए। जी, टूटा फूटा जेल रोड बारिश के पानी से भर गया, आमदोरफ्त महाल है। मुसाफिरों समेत उस्मानिया कॉलोनी, PIB कॉलोनी के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, जेल रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और जेल रोड कराची का सेंट्रल जेल जो कि मेरे दाएं जानिब इसके जो है वो उस्मानिया कॉलोनी है, मेरे अकब में PIB कॉलोनी है और मेरे बाएं जानिब ये जेल है। मेरे कैमरामैन वाहिद खान आपको दिखाएंगे कि ये जो शारा है इस इंतहाई तबाहली से दो चार है और ये 1-2 रोज़ का वाक़या नहीं बल्कि ये बरसों की कहानी है और इस शारा पर बदतरीन गड़े पड़े हुए हैं। बारिशों ने मज़ीद तबाही के मनाजिर यहाँ पर जो है वो पैदा कर दिए हैं। यहाँ पे ना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नज़र आ रहा है, डी वाटरिंग के हवाले से ना टाउन इंतज़ामिया है, ना KMC का कोई अमला है और ना ही कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, जो कि दावे कर रहा था कि गाड़ियां जो हैं वो भेज दी गई हैं शहर भर में निकासी आब के सिलसिले में। लेकिन एक रोज़ गुजर जाने के बावजूद बारिशों का सिलसिला थम चुका है, मगर यहाँ पे पानी का अंबार है उन गढ़ों में जो कि इस शारा पर पड़े हुए हैं। इस शारा की बर्बादी की जो वजह है वो ये बताई जाती है कि इस शारा पर जो है
वो कार वॉशिंग का जो है, गाड़ियां धोने का कुछ दुकानें हैं जहां से पानी की निकासी होती है और ये शाहरा जो है बर्बाद हो जाती है। 2 मरतबा साल में ये शाहरा जो है बनाई जा चुकी है, मगर एक मरतबा फिर गढ़ों में तब्दील है। क्या परेशानी लोगों को हो रही है, ये मकीनों से जानते हैं। बड़े साहब बताइएगा, इस सूरत हाल जो है वो क्या है, कब से ख़राब है और क्या क्या परेशानी होती है? ये अरसा दराज से यही होता है, ये बनता है फिर टूट जाता है। गड्ढे देखें आप, आपके सामने आवाम गुजरती है, बहुत परेशानी है। बारिश अभी हुई तो उसके बाद यहाँ पे पानी की निकासी हुई? तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर, सब ऐसे ही बेरोजगार मददगार बैठे हुए और सबको ही परेशानी हो रही है। हद तक यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है, राहगीर तक गिर जाते हैं। जेल होने की वजह से यहाँ पे ये सेंसिटिव एरिया भी है और मसरूफ तरीन रोड है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को मिलाने की अहम तरीन शाहरा है। इस पर फौरी इंतजामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है और उन असबाब का जो है खोज लगाने की ज़रूरत है जिसकी वजह से इशारा बार बार टूट फूट का शिकार हो जाती है। जी नाज़रीन, सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली मुतवक्का। कामरान टिसोरी को गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक MQM का वक्त गवर्नर सिंध की तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म से मुशावरती मुलाकात करेगा। रवां हफ्ते गवर्नर सिंध की तब्दीली मुतवक्का है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सियासी तब्दीलियों का एक बार फिर जो है वो मुशावरत का अमल है। उसमें ख़ास तौर पे गवर्नर सिंध की रमज़ान से कबल भी ये बातें थी, लेकिन अब ये मुशावरत दोबारा तेज़ हो गई है कि गवर्नर कामरान टिसोरी को तब्दील किया जा रहा है। ज़राए बता रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में MQM का एक वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा और उसमें जो माजी में नाम दिए गए थे, कुछ नए नामों पर भी गौर हो रहा है। और उसके बाद इस मुशावरत को मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से एडवाइस भेजी जाएगी सदर ममलिकत को और सदर ममलिकत गवर्नर को तब्दील करेंगे। ज़राए कह रहे हैं कि इसी हफ्ते ही ये मामला मुतवक्का है। गवर्नर सिंध को तब्दील करने की तैयारियां हैं और दोबारा भी जो गवर्नर होगा वो MQM की तरफ से ही नामजद करदा होगा, लेकिन कामरान टिसोरी नहीं होंगे। कामरान टिसोरी की जगह पर अब कोई नया गवर्नर आएगा, ये कहना है ज़राए का। अच्छा आजिज़, बताइएगा कि कौन कौन से नाम जो है नए गवर्नर सिंध के लिए पेश किए जाने का इम्कान है? जी देखिए, माजी में 2 नाम पेश किए गए थे, उसमें खुशबख्श शुजात का नाम भी था, एक और खातून का नाम था, लेकिन अब ज़राए कह रहे हैं कि कुछ मजीद नाम MQM की तरफ से पेश किए जा रहे हैं। इन 3-4 नामों में से किसी भी एक को गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो मुलाकात होती है MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उसमें इन तमाम तर मामलात को फाइनल किया जाएगा। अच्छा आजिज़, ये भी बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वफ़द की जो है मुलाकात वज़ीर आज़म से होगी, वो कब तक मुतवक्किल है ये मुलाकात? राब्ते हुए हैं। ज़राए का कहना है कि ईद के दौरान भी राब्ते थे और ईद की छुट्टियों के बाद, यानी आज फर्स्ट वर्किंग डे है, आज दोबारा राब्तों का इम्कान है। आने वाले 1 से 2 दिन में MQM का वफ़द इस्लामाबाद जाएगा और वहाँ पर इनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्का है। जी आजिज़, हमारे साथ ही रहिएगा। सूबाई वज़ीर ज़रा का विफाक से कपास की इमदादी कीमत बढ़ाने का मुतालबा। सरदार मोहम्मद बख्श बोले, मुनासिब कीमत ना मिलने से काश्तकार कपास नहीं लगा रहे। सिंध में इस वक्त कपास की बुवाई 20% हो चुकी है। कपास की नई इमदादी कीमत 10 से 11,000 रुपये फी मन मुकर्रर की जाएगी। इसी पर क्या तफसीलात हैं, आजिज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा इस हवाले से भी। जी हाँ, यहाँ पर सिंध के सूबाई वज़ीर ज़राअत का एक मुतालबा सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कपास की नई सपोर्ट प्राइस है वो 10 से 11,000 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए। इनका सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर का ये कहना है कि रवां साल सिंध में कपास की फसल का जो टारगेट है वो 6,40,000 एकड़ है, लेकिन टारगेट पूरा नहीं होगा। सिंध में इस वक्त कपास की बुवाई 20% हो चुकी है और आबादगारों की दिलचस्पी कम हो रही है, क्योंकि कपास का जो रेट है, जो नर्ख है, वो बहुत कम है और कपास से अखराजात कपास की काश्त पर बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ये काश्तकारों के अट्रैक्शन के लिए वफाकी हुकूमत कपास की कीमत में इजाफा करे, ताकि कपास की जो फसल है, जो टारगेट हुकूमत ने मुकर्रर किया है, वो टारगेट हो सकते। ये लिखा है एक ख़त के ज़रिए इन्होंने वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़ारत ज़राअत को ख़त लिखा है सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर।
अच्छा आजीज, ये बताइएगा कि इससे पहले फीमन कपास की इमदादी कीमत क्या थी, और ये भी बताइएगा कि काश्तकारों के मुताबिक कपास की फसल पर कितनी लागत आती है? इस वक्त 9,000 रुपये कीमत है कपास की, लेकिन वो भी सिंध और पंजाब के रेट में फ़र्क है। पूरे पाकिस्तान में एक जैसा रेट नहीं है, पंजाब में कुछ ज़्यादा है। तो इनका ये भी मुतालबा है सूबाई वज़ीर ज़राअत का कि पूरे मुल्क में यकसा तौर पे कपास का जो रेट है फी मन 10 से 11,000 मुकर्रर किया जाए। इनका ये कहना है कि खाद, बीज, पेट्रोल, मसनूआत, ज़रूरी अद्वियात, दीगर तमाम अशिया को मिलाकर जो अखराजात किए जाते हैं उससे काश्तकार को कपास की बुआई से कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए काश्तकार दीगर फसलों की तरफ जा रहे हैं। अगर हुकूमत इनको रेट अच्छा देगी तो कपास का जो टारगेट है इस बार का वो पूरा हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया आजीज जमाली। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब कच्ची आबादी में मोटरसाइकिल चोरों की सरगर्मियां जारी हैं। कम उम्र लड़के के जरिए मसरूका मोटरसाइकिल का चेसिस कचरे में डाले जाने की वीडियो सामने आ गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? देखिए जो गुलिस्तान जौहर का इलाका है वहाँ की एक फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसकी हमें भी मौसूल हुई है। उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक कम उम्र लड़का है जो कि बोरी में लेके आता है, नीचा हुआ एक चेसिस है मोटरसाइकिल का, जिसको फेंक कर कचरे के ढेर पर जो है वो फरार हो रहा है। तो इस तरह की कुछ सरगर्मियाँ जो है वहाँ पर मुसलसल जो है नजर आ रही हैं, और वहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह है, कच्ची आबादी में रहता है वो, और वो मुख्तलिफ चेसिस और स्पेयर पार्ट जो है वो यहाँ पर फेंक भी जाते हैं और कबाड़ियों को फरोख्त भी करते हैं। इस हवाले से पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस का कहना है कि ये वीडियो उनको भी मौसूल हुई है और इसी वीडियो की मदद से उन्होंने सर्चिंग शुरू की है, और उनका ये कहना है कि आसपास की आबादी में जो क्रिमिनल मौजूद है उनकी निशानदेही के लिए काम किया जा रहा है, और मुखबरों का नेटवर्क जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वो चेसिस जो फेंकर गया था कम उम्र लड़का, उसको भी कब्जे में लेकर उसकी भी चेकिंग की जा रही है कि वो कौन सी मोटरसाइकिल का है, ताकि ये पता चल सके किसकी मिल्कियत थी और कहाँ से चोरी हुई थी। बहरहाल पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी है पुलिस ने। जी बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर। डिफेंस फेज 8 में 2 मुसल्लह मुलजमान ने 2 शहरियों को लूट लिया। वारदात अब से कुछ देर पहले पेश आई। तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से जो इस वक्त साहिल थाने में मौजूद है। अनुषा बताइएगा कि फेज 8 में वारदातों का सिलसिला क्यों बढ़ रहा है? साहिल थाने की हुदूद में डकैती की वारदात हुई है। मुसल्लह मुलजिमान 2 शहरियों से मोबाइल फोन सुबह सवेरे और पर्स छीन कर फरार हो गए हैं। ये दोनों मुतासरा शहरी अभी कुछ देर पहले इनसे डकैती की वारदात हुई है। फेज 8 की तरफ इमारत से ये आ रहे थे और अभी ये थाने पहुंचे हैं। थाने में क्या मुश्किलात हो रही हैं और क्या क्या इनसे छीना गया ये बताइएगा। हुआ क्या था आप लोगों के साथ, कितने मुलजिमान थे, कब से थाने में मौजूद हैं, कोई रिस्पॉन्स किया? बाइक पे आए थे 2 बंदे और उन्होंने हमसे पर्स ले लिए, हमारे मोबाइल ले लिए दोनों। ठीक है। और ये खैबान फैसल पे इमाम बारगाह की बैक साइड पे। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग इमारत से आ रहे थे। कितने थे? दो बंदे थे बाइक पे, एक बाइक थी, 2 बंदे थे। कितने मोबाइल लेकर गए? 2 मोबाइल थे, मेरा वीवो था और इसका वीवो। पर्स भी लेकर गए? जी पर्स ले 5,000 कुछ मेरे पास थे, 6-7 हज़ार। 1 to 5 नहीं ये नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके साथ भी स्नैचिंग की वारदात हुई है, आपका नाम क्या है? दूसरा ये बताइएगा क्या पुलिस का गश्त नजर आया था आपको उस पोस्ट इलाके में? जब वहाँ पे जो ना हमसे स्नैचिंग हो गई, मोबाइल और पर्स ले गए, ले आने के बाद हमारी बाइक की चाबी भी ले गए, पिस्टल उनके पास था तो उन्होंने कहा पीछे नहीं आना। फिर जब वो आगे निकल गए सीईओ की तरफ तो पीछे से 2 पुलिस वाले आ रहे थे। हमने उनको बताया यार ये मसला बात, तो उनके वो बहरहाल स्पीड में गए आगे। क्या उन्होंने पूछा हमसे कहाँ गए, हमने कहा ये सीईओ की तरफ गए, तो वो उस तरफ गुलाम इधर मोहम्मद कासिम। बिल्कुल ये साहिल थाने की हुदूद में वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लोग लुट रहे हैं, शहरी लुट रहे हैं। अभी थाने में पहुंची हूँ, ये 2 मुतासरा शहरी हैं, इनका मोबाइल फोन, पर्स, नकदी छीन कर लेकर फरार हो गए। इमारत से ये लोग आ रहे थे और वहीं पर जो है वो ये वारदात जो है वो इनके साथ हुई है और अब ये थाने पहुंचे हैं। हम देख रहे हैं साहिल थाने की हुदूद में डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कराची के अंदर लोग आए रोज लुट रहे हैं, लेकिन कराची पुलिस होश के नाखून नहीं ले रही है। ये फेज 8 का पोश इलाका है जहाँ पर ये डकैती की वारदात हुई है। जी कराची में बढ़ते जराइम पर वज़ीर आला सिंध के बयान की कली खुल गई। क्राइम डेटा के मुताबिक निगरान तौर में ग्राफ नीचे था, जबकि आजकल क्राइम रेशो बढ़ गया। अगस्त से फरवरी तक जराइम में नुमायां कमी देखी गई थी।
तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आगाह कीजिएगा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक क्राइम रेशो निगरान हुकूमत में बढ़ा है और जबकि रवा साल में अब तक 59 से ज़ायद अफराद डकैती मुज़ामत पर कत्ल भी किए जा चुके हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम तो होते नजर नहीं आ रहे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, फरवरी में नई हुकूमत बनने के बाद जो है वो क्राइम जो है वो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था और खास तौर पर कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है उसकी वारदातों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था और कई शहरी जो है वो डकैतों के हाथों जो है वो मारे जा चुके थे। इस बात पर तो मीडिया में बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही थी ये वारदातें, तो जो मुंतखब हुकूमत है खासतौर पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये कहा गया था कि उन्हें ये बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम और जो दीगर क्राइम की वारदातें हैं ये बढ़ा हुआ ग्राफ जो है वो निगरान हुकूमत के विरसे में मिला है। सिटी 21 ने निगरान हुकूमत का डेटा हासिल किया है कि निगरान दौर में जो है वो क्राइम का ग्राफ कहाँ था और क्या उस वक्त जो है वो डेटा था। तो उस डेटा ने जो वज़ीर आला सिंध के बयान की कड़ी खोल दी और अगर हम ये देखें कि निगरान दौर में क्या सूरत हाल थी तो निगरान दौर में जुराइम का ग्राफ जो वो नीचे रहा था और वज़ीर आला सिंध ने जो निगरान दौर में जुराइम बढ़ने का दावा किया था वो एक तरह से गलत साबित हुआ है। हम अगर सिर्फ मोबाइल को छीनने की वारदातों की बात करें निगरान दौर में तो उसमें हमें नुमायां कमी नजर आती है। जो अगस्त 2023 में निगरान सेटअप आया था और निगरान सेटअप में जब अगस्त 2023 की हम बात करते हैं तो उस वक्त उस मंथ में अगस्त के महीने में 2582 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई थी, लेकिन हमें सितंबर में जो है इस ग्राफ में कमी आती हुई नजर आई थी और फरवरी जिस वक्त जो है कि हुकूमत खत्म हुई, निगरान सेटअप खत्म हुआ, उस वक्त अगर हम डेटा की बात करें तो उस महीने में सिर्फ 1979 वारदातें जो है हुई थी। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि जो निगरान दौर था उसमें क्राइम जो है वो काफी कम था, लेकिन जो फरवरी के बाद की हम सूरत हाल देखते हैं और खासतौर पर अगर हम रमजान की सूरत हाल देखते हैं तो माह रमजान में 52 अफराद इस शहर में डाकुओं के हाथों मुजाहिमत पर मारे गए और ये कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है। 52 अफराद का सिर्फ एक महीने में मर जाना ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है वो उसको कंट्रोल करने में फिलहाल नजर आ रही है। वज़ीर आला सिंध ने अपने बयान में ये भी कहा था कि निगरान दौर में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए गए थे जिसकी वजह से जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी पुलिस। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि निगरान दौर में क्या हुआ था तो निगरान दौर में हमें ये नजर आता है कि तो जो कराची के तीनों जोन हैं उनके जो तीनों DIGs हैं वो अपनी पोस्टों पर बरकरार रहे थे। आखिरी जो तबादला हुआ है किसी DIG का तो DIG वेस्ट का हुआ है, वो भी मुंतखब हुकूमत आने के बाद हुआ है, निगरान हुकूमत में उन्हें भी तब्दील नहीं किया गया था। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये नजर आ रही है कि निगरान दौर के मुकाबले में इस वक्त जो है वो क्राइम का ग्राफ मुस्तकिल ऊपर जा रहा है और क्राइम के ग्राफ के ऊपर जाने के साथ साथ जो है वो शहरी जो है वो मारे जा रहे हैं, मुस्तकिल डकैती की वारदातें हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, गाड़ियों की चोरी और छीने जाने की वारदातें हो रही हैं, भत्ताखोरी बढ़ी हुई है, अफवाह की वारदातें बढ़ी हुई है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो निगरान दौर के मुकाबले में इस वक्त जो है वो काफी बुलंद नजर आ रही है। जी फ़हीम सदीकी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है साबिक निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहिब हमारे साथ मौजूद है। हारिस नवाज साहब, कहिएगा, वज़ीर ने कहा है कि क्राइम निगरान दौर में बढ़ा है, क्या कहेंगे इस बयान पर आप? देखिए, मेरा उनका अपना नुक्ता नजर है, लेकिन आई पर्सनली फील कि हमने बहुत मेहनत की थी। हमने अगस्त में टेक ओवर किया और फरवरी में हमने इसको हुकूमत छोड़ दी थी। और अगर आप इसमें तमाम ग्राफ भी देखें और अगर डाटा बेशक पुलिस से ले लें या रेलवे से ले लें तो आपको पता चलता है कि 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, स्नैचिंग में, स्ट्रीट क्राइम में हर जगह पर कमी वाक़ हुई थी और हमने इसकी बहुत सी स्टैंडिंग मेजर किए थे। खासतौर पर हमने पोस्टिंग बड़ी सोच समझ के की, पूरी कोशिश की थी कि अच्छे जो हैं बाक़िदार और उसके बाद स्पेशल ऑफिसर SHO को और DSP को SSP को लगाया जाए, हमने किया इसको डिक्लेरेंस के बाद। और उसके साथ फिर हमने और बड़े ट्रेनिंग में ये लिए थे कि हमने इन्वेस्टिगेटर्स बहुत अच्छे लगाए थे और उनको हमने अच्छे तरीके से ब्रीफ किया था और यहाँ तक कहा था कि आपने क्राइम जो भी मुजरिम है उसके एक कॉलम एडिशनल लाइन लिखेंगे इसने कितनी दफ़ा जुर्म किया है, ताकि जब जज के पास जाए तो जज को ये पता हो कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है और ये इसको ज़्यादा सजा देंगे। फिर हमने जब इन्वेस्टिगेटर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर फिर हम प्रोसिक्यूटर्स को कहते थे कि जी आप इसको बैठ कर देखें इस पर कहाँ कोई एविडेंस मिसिंग है। फिर दोबारा ठीक करने के बाद फिर हम इसको जो है वो चालान पेश करते थे ताकि कोर्ट में इसका प्रूफ हो और इसको सामने। फिर हमने उनके इंसेंटिव भी रख दिए थे। साथ ही साथ हमने, अगर आपको याद हो, क्रिमिनल जो थे स्ट्रीट क्राइम में तकरीबन 125 के करीब हमने इनको एनकाउंटर में मारा और लाइफ वेट को 150 के करीब हमने इनके जख्मी किए थे क्रिमिनल्स को।
और बहुत ही ज़्यादा हज़ारों की तादाद में अरेस्ट किया था। एक जगह तो हमने एक महीने में 25 फोर व्हीलर गाड़ियाँ भी रिकवर की थी। तमाम जो उनके मालिकान थे उनको हमने हैंड ओवर की थी और इसकी वीडियो भी नशर हुई थी। बात ये कि देयर सर्टेन रिक्वायरमेंट से करने के लिए वो है कि आपने पहले जो हमारे सिस्टम में गलती इसमें हुई है कि हमारा टेन्योर ऑफ पोस्टिंग फॉर एसएचओ, डीएसपी और एसएचओ बहुत ही कम है। मैंने ज़्यादातर देखा कि एसएचओ 1, 2, 3 महीने ज़्यादा एक जगह पर नहीं रहता, जिसकी वजह से जब उसको समझ आनी शुरू होती है अपने इलाके की तो उसको चेंज कर दी जाती है। क्योंकि ये अक्सर टाइम्स, आई विल नॉट से ऑल, बट सडनली ये पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है। हर एक एमपी मैंने चाहता है कि मेरा एसएचओ हो, मेरा डीएसपी और मेरे जिला में मेरे मर्जी का एसएसपी लगे, जिससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज चीज़ों की हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। टेन्योर फिक्स होना चाहिए पुलिस का, वो कि कम से कम भी 1 से 2 साल के लिए एसएचओ, डीएसपी और एसएचपी को पोस्ट होना चाहिए। उसकी पोस्टिंग सिर्फ फ्री में चोली जब होनी चाहिए अगर उसने कोई गलती की है या वो बहुत ठीक है और वो उसके इलाके में क्राइम रेट कम नहीं हो सका। दैट शुड बी इम्पोर्टेंट रीजन, नॉट कि उठा के उसकी पोस्टिंग कर दी जाए। लाइक वही भर्तियाँ अच्छी होनी चाहिए। हमने 25,000 के करीब हमने नए पुरानी आई के साथ किया था और वो हमने आई 70 को कहा था कि टेस्ट किए, फिर हमने टेस्ट आउटसोर्स किए थे और उसके बाद इंटरव्यू करके सिलेक्ट किए थे। तो इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए और उनका पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये अगर हम चीजें करेंगे हम छोड़ के फर्क पड़ेगा। लाइक वाइज कच्चे के डॉक्यूमेंट के बारे में बताती वेरी फ्रैंकली कि हमने वहाँ पर जितने एब्डक्टेड थे सबको हमने रिकवर किया था विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। और उसमें हिंदू आपको याद है बहुत ज़्यादा तादाद में थे। मैं खुद गया कच्चे में जाके हमने रिकवर करा के उनको जो उनके लवाकिन को हैंड ओवर किया। फिर हमने नेशनल हाईवे का भी ब्लॉक चेंज तो काफ़ी हमने काम कर लिया था। आई एम श्योर आईजी को मैं लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज अ गुड आईजी। वो अपना काम कर रहे होंगे, टेक सम टाइम टू अगेन कंट्रोल द थिंग्स। अच्छा हारिस साहब, कहिएगा पुलिस में सियासी दबाव कितना होता है? वज़ीर आला मुस्तरद कर चुके हैं सियासी दबाव। आपको लगता है कि महकमे पुलिस में सियासी दबाव है? देखिए ये पर्सन देखिए ये एट टाइम दे आर हेल्पलेस, क्योंकि अगर एमएन एमपीएस का प्रेशर होता है, उनकी अपनी इनकी कमिटमेंट होती है, लोगों का काम करने होते हैं तो ये डीएसपी एसएसपी चाहिए होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमारी आर्मी में इसलिए चीज़ें बहुत प्रोफेशनल जगह चल रही हैं कि देयर इज़ नो क्वेश्चन कि कोई अपनी मर्जी के किसी अफसर को पोस्ट करे। वहाँ पर हमारी मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है जो प्रोफाइल के हिसाब से ऑफिसर के हिसाब से दे प्लान प्योरली ऑन मेरिट और वो पोस्टिंग होती है। जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ उसका टेन्योर होता है, कमांड 2 years एंड स्टाफ 2 years। इससे पहले उसकी पोस्टिंग नहीं होती अनलेस उसके प्रोफेशनल कैरियर में एनहांसमेंट हो और कंपल्सन हो तो उसका पोस्ट करेगा, अदरवाइज। और इसके बगैर फिर आगे के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रमोशन होती है, बॉडी इफेक्ट होती है। लाइक में ये फील कि यहाँ पर जो सर्विस मिलती हेडक्वार्टर है वहाँ पर जितने लोगों के प्रोफेशनल कैरियर प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए और इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ओनली मेरिट एंड दैट्स ऑल, नथिंग मोर। अच्छा हारिस साहब, लाहौर भी एक बड़ा शहर है, लाहौर में कराची की निस्बत कम जराइम है, इसकी क्या वजह है? मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस में आई थिंक सो कि वहाँ पर जो इनकी सिलेक्शन ऑफ सिपाही है और ये एसआईज हैं तक इनकी बड़ी सख्ती है, इस बारे में कम कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। और मुझे यकीन है कि सिंध में भी ऐसा होगा, काफ़ी हद तक हुआ भी है जब हमने दौरा थे, पहले भी होता होगा, लेकिन इसको सख्ती से अमल करने की जरूरत, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। अच्छा, कराची में जराइम को काबू करने के लिए आपको क्या लगता है क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? आई थिंक इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तो जितने भी शाम को मगरिब के बाद ज़्यादा क्राइम्स होते हैं जब फैमिली और बच्चे बुरे सब निकलते हैं शॉपिंग के लिए, तो उस टाइम पे पुलिस की और रेंजर्स की पेट्रोलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। नूडल और हॉट स्पॉट्स के ऊपर मामूली पुलिस की मोबाइल होनी चाहिए और विद इन 5 to 10 minutes दे शुड बी एबल टू रीच द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो अगर इनको हम फॉलो करें और साथ सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपके एसएसपी और डीएसपी खुद एसएचओ के साथ अपने टूक से बाहर नहीं होंगे, वो खुद नहीं मूव कर रहे होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा।
बेशक लेट नाइट तक SSC दी हो और फिर अगले दिन दे कैन कम टू ऑफिस, स्पेशली लेट नाइट आई अंडरस्टैंड एवरीवन नीड अ 6 hour sleep, तो वो दे कैन कोऑर्डिनेट, बट physical presence of senior officers in their own area of responsibility is very very important, and that is going to reduce the crime rate in Karachi. अच्छा फ़हीम सिद्दीकी, आपने देखा है कि एक बड़ा सवाल उठाया गया है साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ की जानिब से। उन्होंने कहा है कि बार बार SHO या DSP बदल दिए जाते हैं, उनका टेन्योर बढ़ाना चाहिए, 1 या 2 साल टेन्योर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक बड़ी वजह है जराइम को कंट्रोल जो नहीं किया जा रहा कराची में? ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ये सवाल करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं कि क्राइम डाटा का मुताबिक जो है निगरान दौर में गिराफ नीचे आया था, जबकि आजकल क्राइम रेशो जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगस्त से फरवरी तक जराइम में नुमाया कमी देखी गई थी। ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा कि साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ की जानिब से एक अच्छा सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा है कि SHO या DSP जो है इलाके के बार बार बदल दिए जाते हैं, टेन्योर मुकम्मल नहीं किया जाता है, टेन्योर उनका 1 से 2 साल बढ़ा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक बुनियादी वजह है कराची में जो जराइम कंट्रोल नहीं हो पा रहे? देखिए, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। और अगर हम पुलिस ऑर्डर 2002 की बात करें तो पुलिस ऑर्डर 2002 में ये बात लिखी गई थी, वाज़ेह तौर पर ये बात शामिल की गई थी कि आप SHO से लेकर IG तक का तबादला जो है 3 साल से पहले नहीं करेंगे। तब वक्त है कि आपको उसके खिलाफ कोई ऐसा क्राइम या उसके कोई ऐसी उसका कंडक्ट मिले जिसके बाद जो है वो मजबूरन आपको उसको तबादला करना पड़े। तो ये पुलिस ऑर्डर 2002 में क्यों लिखा गया था? जो पुलिस ऑर्डर 2002 बनाने वाले थे वो यही लोग थे, उन्होंने बाकायदा सोच समझ के लिखा था। उसकी वजह ये थी कि आप जब किसी अफसर को लगाते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि वो अफसर जो है वो चंद ही दिनों में अपने इलाके को समझ ले, अपने इलाके के क्राइम को समझ ले, वहाँ के जो भी मसाइल हैं उनको समझने के बाद जो है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर काम भी शुरू कर दे। ये 24 घंटे में, 36 घंटों में, मैं कहता हूँ 1 महीने में भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए कहा गया था पुलिस ऑर्डर 2002 में कि आप SHO से लेकर IG तक के तबादले जो है वो 3 साल से पहले ना करें, उन्हें मौका दें ताकि वो जो है वो डिलीवर कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है? हमारे यहाँ होता यह है कि हमारे यहाँ थाने बिकते हैं। मैं वास्तव तौर पर ये बात पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ थाने बिकते हैं। और जो अच्छे थाने होते हैं, जहाँ से जो अच्छी आमदनी की तवक्को होती है, उनकी जो कीमत होती है वो बहुत ज्यादा लगती है, बाकायदा तौर पर उसके टेंडर दिए जाते हैं। तो इसके नतीजे में जो शख्स जो है वो आगे SHO लगता है, उसकी तवज्जो कतई इस बात पर नहीं होती कि वो इस बात को कंट्रोल करे कि उसके इलाके में क्राइम कौन सा और कौन सा क्राइम उसे कंट्रोल करने के लिए कौन से इकदाम कर रहे हैं। उसकी कोशिश सिर्फ ये होती है कि जितने पैसे देकर उसने थाना खरीदा है सबसे पहले वो पैसा पूरा कर ले, फिर अगर अगली पोस्टिंग को उसे लेनी हो किसी वक्त, कोई और उससे ज्यादा पैसा लेकर इस थाने का चार्ज ले तो वो अगली पोस्टिंग के लिए पैसे जमा कर ले। ये सिचुएशन हो तो SHO यकीनन इस बात पे फोकस नहीं करते को इलाके में क्राइम को कंट्रोल करें। लेकिन जाहिर है ये बात बहुत अहम भी है, जो अच्छे पुलिस अफसरान हैं अगर उनको आप मौका देंगे, वो किसी थाने में क्या DSP की सतह पर, SP, SSP, DIG की सतह पर अगर आप उनको मौका देंगे तो डेफिनेटली डिलीवर भी कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह मुमकिन है। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ, वो ये है कि जब तक लोकल पुलिसिंग नहीं होगी क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। दुनिया भर में क्राइम को लोकल पुलिसिंग के जरिए कंट्रोल किया जाता है, लेकिन कराची में बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। कराची में लोकल पुलिसिंग नहीं है और लोकल पुलिसिंग ना होने की वजह से लोगों को नहीं पता होता कि वो जिस इलाके में आकर जो लगाए गए हैं उस इलाके के मसाइल क्या है, इस इलाके में क्राइम कौन करता है, इस इलाके में जो क्राइम करता है उसको जी, जब तक लोकल पुलिसिंग नहीं होगी क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून की अचानक मौत। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून की लाश बनीकोट रेलवे स्टेशन के करीब से मिली। अप्रैल की 7 तारीख को रेलवे पुलिस का एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को साथ लेकर गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से है। खातून पर तशद्दुद करने वाला एहलकार जमानत पर रिहा है। रेलवे पुलिस का कहना है कि खातून पर तशद्दुद करने वाले एहलकार मीर हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मकतूला के भाई ने बयान में कहा है कि मरियम बीबी कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी और ईद की छुट्टियों पर घर वापस आ रही थी। खातून और बच्चों पर ट्रेन में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। आपको बताते चले ये वीडियो वायरल हुई थी। मजीद इसी पर क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे अहमद अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा खातून की मौत कैसे हुई है और पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है?
हमारे नुमाइंदे से इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद अरसलान। अहमद, बताइएगा कि खातून की मौत कैसे हुई है और पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? अपने नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं, ये वाक़या पेश आया है मल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून की अचानक मौत हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून की लाश बनीगोड़ रेलवे स्टेशन के करीब से मिली। अप्रैल की 7 तारीख को रेलवे पुलिस का एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को साथ लेकर गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से है। खातून पर तशद्दुद करने वाला एहलकार जमानत पर रहा है। रेलवे पुलिस का कहना है कि खातून पर तशद्दुद करने वाले एहलकार मीर हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मकतूला के भाई ने बयान में कहा है कि मरियम बीबी कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी और ईद की छुट्टियों पर घर वापस आ रही थी। खातून और बच्चों पर ट्रेन में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उन्होंने कहा कि वायरल जो वीडियो है मेरी बहन की है। मकतूला के भाई ने बयान में कहा कि मरियम बीबी कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी और ईद की छुट्टियों पर घर वापस आ रही थी जब ये वाक़या पेश आया है। मिल्लत एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार खातून की अचानक मौत हो गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून की लाश बनीगोड़ रेलवे स्टेशन के करीब से मिली। अप्रैल की 7 तारीख को रेलवे पुलिस का एहलकार तशद्दुद के बाद खातून को साथ ले गया था। खातून का ताल्लुक जड़ावाला से है। खातून पर तशद्दुद करने वाला एहलकार जमानत पर रहा है। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अहमद अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा कि खातून की मौत कैसे हुई है और पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, जड़ावाला की 648 गाफे की एक रहायशी जिसका नाम मरियम था, तकरीबन 7 तारीख को वो कराची से मिल्लत एक्सप्रेस पर सफ़र कर रही थी। जो वीडियो वायरल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि एक रेलवे पुलिस एहलकार के साथ उनकी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। 8 अप्रैल को वो चीनी कोट के करीब मुबैना तौर पर खतून की जो डेड बॉडी मिली है, खतून के जो भाई हैं उनके मुताबिक जो जिनका नाम अफजल बताया जा रहा है, उनके मुताबिक उनकी बहन कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी और वो ईद गुजारने के लिए जड़ावाला 648 गाफे में वापस आ रही थी अपने वालिदैन के साथ। तो इसी दौरान बताया ये जा रहा है कि वो तशद्दुद का शिकार हुई है। जो भाई के मुताबिक उसका ये कहना है कि मेरे जो पुलिस एहलकार जो रेलवे का था उसने तशद्दुद किया है, उसकी वजह से उसकी जो बहन है उसकी मौत वाक़या हो चुकी है। और गुरसा का यही मुतालबा किया है उन्होंने बाकायदा काम से कि इसकी बाकायदा तौर पर शफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि हक़ाइक़ का बेहतर तरीके से पता चल सके कि ये कोई किसी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। जी अच्छा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे भी। अरसलान भी हमारे साथ मौजूद है। अरसलान, बताइएगा कि क्या कहना है खातून के घर वालों का, किस तरह की खातून थी, इनकी ज़हनियत कैफियत के हवाले से भी बताइएगा और इन पर तशद्दुद क्यों किया गया है, इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आ सकी? जी बिल्कुल, खतून के जो भाई हैं अफजल, उनके मुताबिक जो इनकी बहन है जिसका नाम मरियम था, वो जब रेलवे ट्रेन के जरिए जब वापस जड़ावाला आ रही तो रेलवे एहलकार है जो उसके साथ किसी वजह से भाई के मुताबिक किसी वजह से तलब कलामी हुई जिसकी वजह से उसने तशद्दुद का भी निशाना बनाया और अगले 7 तारीख का ये वाक़या था। लेकिन जब 8 डेट को जब इसकी डेड बॉडी मिली तो वो उनको नहीं पता था कि उसकी बहन किधर गई है। जब उन्होंने तलाश किया तो पता चला कि उसकी बहन की जो डेड बॉडी है वो एक चीनी कोट एक रेलवे स्टेशन है उसके करीब उसकी टुकड़ों में जो लाश मिली है। लवाहिकीन का यही कहना है कि ये जो पुलिस एहलकार था जो रेलवे का था वो उसके तशद्दुद की वजह से या उसने धक्का दिया है, उसकी वजह से उसकी बहन की हलाकत हुई है। लिहाजा ये जो वाक़या है ये तकरीबन 8 डेट का है और उसके बाद इसकी मैयत को बाकायदा दफना दिया गया था क्योंकि ये काफ़ी टुकड़ों वाली लाश जिसमें मिली है, टुकड़े ज़्यादा हो चुके थे और 8 डेट को दफना दिया है। और उन्होंने बाकायदा जो एप्लीकेशन दी हुई है पुलिस में, उनके मुताबिक यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी बहन का पर तशद्दुद किया गया है
और इसी हवाले से उनका ये भी कहना है कि एक काम से कि इसकी बकायदा एक शफाफ इंक्वायरी अमल में लाई जाए। जी, इंक्वायरी अमल में लाई जाए, ये कहा गया है। पुलिस कह रही है इस पर इंक्वायरी की जाएगी और ख़ानदान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस पर इंक्वायरी की जाए। हमारे नुमाइंदे अहमद अरसलान अब हमारे साथ ही मौजूद है।